एसएमई एक्सप्रेस का आज का एडिशन पिंक सिटी जयपुर से रहने वाला है। हम यहाँ पर इंडस्ट्री के चैलेंजेस को समझेंगे और बदलते दौर में तैयारियों का जायजा लेंगे। हमारे साथ शहर के एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। हम आपके पास कुछ ही देर में आएंगे, पर आइए बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश अग्रवाल साहब, प्रेसिडेंट फोर्टी फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, आपका शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय डाठा, चेयरमैन एसोचैम राजस्थान, साथ ही चेयर फिकी टास्क फोर्स ऑन मल्टीलैंग्वेज इंटरनेट, आप दोनों का ही शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को आइए अब हम सीधे शुरू करते हैं। सुरेश साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप हमें बता सकें यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में, इंडस्ट्री के मूड के बारे में, इस बैकड्रॉप में जब हम देख रहे हैं कि जीएसटी के जो आंकड़े आए हैं वो हाईएस्ट एवर हैं। अप्रैल 23 के 1.87 लाख करोड़ का उसमें रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। और अगर हम राजस्थान की बात करें इन पर्टिकुलर, तो इसमें हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5% की ग्रोथ देखी गई है। तो आप इस समय यहाँ के अंडरटोन को किस तरह से देख रहे हैं? राजस्थान का जो इंडस्ट्रियल माहौल है वो काफ़ी अच्छा है और पहले से इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। अभी हमारे सरकार, जो राजस्थान की सरकार है, उसने इन्वेस्ट राजस्थान का प्रोग्राम भी किया और उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद भी है और आ भी गया, काफ़ी सारा आ भी गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे राजस्थान में एक रिफाइनरी भी चालू हो जाएगी, तो जीएसटी का कलेक्शन भी बहुत अच्छा बढ़ना चाहिए। और जीएसटी के अलावा इंडस्ट्रियल माहौल धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ जो बिजनेसेस हैं, अब ये दौर जिस तरह से काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, कारोबार करने के तौर तरीके नए अंदाज से बिजनेसेस हो रहे हैं, तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस एरा में जो छोटे मंझोले उद्यमी हैं, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? तो माइक्रो वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि माइक्रो के पास फाइनेंस की कमी है और उनको जो टेक्नोलॉजी चाहिए, या जो आज एक जो प्लस पॉइंट हुआ है वो है डिजिटल पेमेंट का। वो एक बहुत बढ़िया है। यूपीआई के सब कारण उनको एक बड़ा इजी से हर जगह पे पैसे का ट्रांजैक्शन जो है वो उससे होने लग गया। तो वो तो एक सुविधा उनको मिली है, बट उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और अब अगर हम देखें, वर्ल्ड वाइज मार्केट खुल गया सारी जगह पे, तो उनको हम कैसे एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं, आगे लेके जाएं, उसकी अभी एक ज़रूरत है। हालांकि सरकार की पॉलिसियां बहुत है, पर सरकार की पॉलिसियां उन तक पहुंच नहीं पाती है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। यानी एक आपने बताया अवेयरनेस हो और उनकी साथ में हैंड होल्डिंग भी हो तो बेहतर रहेगा। अजय साहब, आपके पास हम आएंगे। आप हमें बताएं, हम देख रहे हैं जो डिजिटल फ्रंट पे जो बदलाव हो रहे हैं और काफ़ी फास्ट स्पीड पर हो रहे हैं। एक तो एनेबलर है ये, वहीं पर हम देखते हैं डिजिटल की वजह से डिवाइड भी होते हैं। तो ये समहाउ जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो कहीं पीछे ना रह जाएं इस फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में, उसके लिए कैसे काम करना होगा? क्योंकि आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको टैप करने के लिए इस तरफ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो सबको समझना ही होगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो आज की तारीख में एक लग्जरी या एक स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, ये हर आदमी के लिए है। और इसका बिल्कुल जीता जाता उदाहरण अपन ने देखा है कोविड के टाइम में। अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है तो वैक्सीन वाज आल्सो नॉट अवेलेबल, यू नीडेड अ रजिस्ट्रेशन, यू नीडेड अ रीच, आपको लोकेशन ढूंढनी है, आपको दवाइयाँ लेनी है, आपको अपना ट्रेसिंग करानी है, सब आपका डिजिटल मैकेनिज्म से था। और उसी ने ही पूरे कंट्री को ट्रैक भी किया, ट्रेस भी किया और वैक्सीनेशन भी कराया। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से दूर थे वो उसके अडॉप्शन में आ गए। तो मेरा मानना है कि कोविड की वजह से हमारा कम से कम 10-12 साल का जो गैप था डिजिटल अडॉप्शन का, वो हमारा स्क्वीज़ हो गया। कोविड का अगर एक बात बेनिफिट अपन देखें भारत के लिए डिजिटल अडॉप्शन से रिलेटेड, उसका बेनिफिट ये हुआ कि डिजिटल पेमेंट एंटर्ड इनटू ए वेरी स्मूथ वे इन द हाउसेज। हम आपसे स्पेसिफिकली एक पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछना चाहेंगे। ये ज़माने को और दुनिया को काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। इसको आप किस तरह से बताएंगे स्पेसिफिकली स्मॉल बिजनेसेस के लिए? क्योंकि बिजनेसेस हो, जीने का अंदाज हो, वो काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं। इसका स्मॉल बिजनेसेस के कारोबार पर और ओवरऑल बिजनेसेस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है? वेदर आप बात करें उनकी सप्लाई चेन की, डेटा एनालिसिस की, एचआर की, या फिर कस्टमर इंटरैक्शन की, आप इसको कैसे बताएंगे? ये बात तो आप मान के चलिए, एआई को अब रोका नहीं जा सकता है, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। सो उसको रेगुलेट करने की दरकार है, विच इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्सिबल एआई। तो हमको सबको ये सोचना होगा, लेकिन एआई को रोक दें वो मेरे को लगता है अब असंभव स्टेज में है। और कोई भी टेक्नोलॉजी को हम रोक दें वो असंभव स्टेज में है। हम इस नेटवर्क्ड वर्ल्ड के अंदर हैं जिसके अंदर एआई इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑलमोस्ट एवरीवन।
अभी मैंने 4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर मेरे हिसाब से 20 तरीके के जॉब एक्सटेंड हो जाएंगे अगले 5 साल के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड वी ऑल नीड टू लर्न एंड रीलर्न, एंड समटाइम वी नीड टू अनलर्न what we have learned, to learn new things, because पुरानी knowledge, पुरानी practice will keep us away from the growth. आप भी बताइए फिर ये जो नया दौर है, बेशक हम बात करें नए संभावनाओं के अपॉर्चुनिटीज़ की, ई कॉमर्स के मोर्चे को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जैसे लोकल से अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और इनफैक्ट ग्लोबल में भी, ये आप इसको, इस पर्सपेक्टिव, इस पहलू को कैसे देखते हैं? डेवलपमेंट के लिए और देश का व्यापार उद्योग बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा साधन है और सरकार ने काम भी किया और व्यापारी इसको अडॉप्ट कर चुके हैं करीब करीब. जीएसटी आने के बाद एक बड़ा चेंजेस आया जो ई कॉमर्स को लोगों ने अडॉप्ट किया है, व्यापारियों ने और उद्योगपतियों ने, और इसकी वजह से सरकार को भी और आम आदमी को, और सबसे बड़ा एक इजी साधन हो गया है. सबसे अपन बात करें तो बहुत इजी हो गया लोगों के लिए काम करना, व्यापार करना. व्यापार में जो एक्स्ट्रा टाइम देना था वो टाइम कम हो गया. तो ई कॉमर्स तो बहुत तेज़ी से आगे आने वाले टाइम में इससे भी और आगे तेज़ी से बढ़ेगा. इसी में अगर हम आपसे ONDC जो बात हो रही है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये लग रहा है आपको काफ़ी असीम संभावनाएं ओपन अप कर देगा, मतलब एक तरीके से जैसे UPI डिजिटल रेवोल्यूशन लेकर आया, अब ये ONDC को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ONDC के आने के बाद सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा हर जगह पे जो ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार हो रहा है. और मैं समझता हूँ कि इसके बाद और ज़्यादा संभावनाएं और अच्छी होगी और बेटर होगी. बट कुछ चीज़ों में जैसे सरकार जैसे लेके आई है अभी सॉफ्टवेयर इसके अंदर ऑडिटिंग के लिए, अभी व्यापारी तैयार नहीं है, व्यापारियों को ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है. तो सरकार जो भी सिस्टम लेके आए, एक बार मेरा ये कहना है कि व्यापारियों को उसके लिए एक ट्रेनिंग ज़रूर दी जाए, ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाए ताकि उसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें. जैसे जीएसटी को भी अडॉप्ट करने में 6 महीने लगे व्यापारियों को, तो उसके इसी तरह ये ONDC बहुत अच्छा प्रोग्राम है. ONDC is a revolutionary idea. It is not just an idea, it's a revolutionary idea. Why? Because it is the father of Zomato and Swiggy. It will bring every retailer, every restaurant, every supplier in the country on government's digital platform. So अगर मान लीजिए आप अपने नियरेस्ट कॉलोनी से दवाई खरीदते हैं या आटा खरीदते हैं या मिठाई खरीदते हैं, वो आपको ONDC प्लेटफॉर्म पे मिलेगी. दैट इज़ द विजन ऑफ द गवर्नमेंट. सो यू नीड नॉट टू गो to buy, and this retailer which is getting deprived because of the big commerce is no more deprived. He has come to the playing level field. That's the bigger change. और वो जो कमीशन खाते हैं, जो एक आम आदमी के लिए कमीशन देना या डिलीवरी चार्जेस देना जो सिस्टम नहीं है, वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे करके सब्सिडाइज कर रही है, सो दैट एक रिटेलर को उस बात का बेनिफिट मिले. ये बहुत बड़ा चेंज है. जी बिल्कुल. इसमें आप हमें, जब बात हम डिजिटल की करें, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बताइए. उसका कैसे ट्रेंड्स हैं या कैसे अडॉप्शन हो रहा है, या आपका क्या यहाँ असेसमेंट है ग्राउंड पर? डिजिटल पेमेंट बड़ी तेज़ी से लोगों ने एक्सेप्ट किया है. आज अगर हम बात करें तो एक चाय वाला हो या ठेली वाला जो सब्जी बेचने वाला है या नाई है, करीब करीब पेमेंटें जो है वो डिजिटल होने लग गई. और एक आदमी के लिए बड़ी सुविधा है, कहीं उसको बाहर जाना, कोई पेमेंट चाहिए, कुछ और चाहिए, तो डिजिटलाइज पे ये सब लोग एक रेवोल्यूशन है ये. और ये बड़ी तेज़ी से लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया और लेने भी लग गए और देने भी लग गए. तो आगे आने वाले टाइम में ये और जो थोड़ा बहुत बचा है, मैं समझता हूँ कि बड़ी कोई इंडस्ट्रियाँ ऐसी होगी नहीं जहाँ पे कैश का लेन देन बचा होगा. सरकार की तरफ से भी बहुत सारी पाबंदियाँ कैश के लेन देन पे हो गई है. तो अब करीब करीब जब हम बात करेंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमारे यहाँ पे कोई कैश का लेन देन नहीं है. तो इस तरह बहुत सारी जगह है जहाँ कैश जीरो होता जा रहा है और लोग डिजिटलाइज पे आते जा रहे हैं. तो एक फाइनल कमेंट लेते हैं अजय साहब आपसे. आप ये बताइए, इंटरनेट में हम देख रहे हैं एक बड़ा बेस है जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जो यूज़र्स नहीं हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्ट नहीं है. तो ये जो मल्टीलैंग्वेज इंटरनेट है जिस पर आप काम करते हैं, उस पर क्या लेटेस्ट है, ताकि वेबसाइट्स हैं, उनकी मेल्स हैं, उनकी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में आ सकें, और जो MSMEs हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, वो तो अक्रॉस क्लस्टर्स हैं इंडिया में, उनको काफ़ी एडवांटेज होगा अगर लोकल लैंग्वेजेस से उनको सपोर्ट और पुश मिले. So I think this is a very important point. Our Prime Minister and our government is on this very strongly to create a policy for bringing the universal acceptance and multilingual internet policy in the country. By the way, I can tell you that policy is live
in April 2023. That has not just gone to everybody, but that is about to reach everywhere. That will break the language barriers. Software development जो हमारा है भारत का, वो इंग्लिश में करना पड़ता है. So how about Java language can be used in Hindi? So I can write a program by writing a command in Hindi. That will make a barrier away. अभी क्या होता है, अगर मुझे प्रोग्रामर बनना है तो पहले अंग्रेजी सीखनी है. So I need to learn 2 languages. जावा लैंग्वेज भी सीखनी है, इंग्लिश भी सीखनी है. अगर मुझे वो काम हिंदी में करना पड़ जाए तो मुझे इंग्लिश सीखने की दरकार नहीं है. आई कैन डायरेक्टली लर्न जावा एंड राइट माई प्रोग्राम, और डायरेक्टली लर्न PHP, राइट माई प्रोग्राम. दिस कैन बी द ह्यूज गेम चेंजर फॉर द कंट्री इफ वी ब्रेक दोज लैंग्वेज. जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, धन्यवाद. अजय जी, आपका भी शुक्रिया. Thank you very much. आइए अब जो हमारे साथ उद्यमी मौजूद हैं उनका रुख करते हैं और उनका फीडबैक जानने की कोशिश करते हैं. जैसे ही हम ये इंडिया से थोड़ा सा भारत की ओर चलते हैं तो उसके अंदर में हमें इतना कॉन्ट्रास्ट एक दिखाई देता है. हम लोग जैसे अभी जयपुर से शायद 20 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा स्कूल. वहाँ की बच्चियों ने आज तक अपने हाथ किसी कीबोर्ड पे नहीं रखे हैं. इतना फ़र्क जहाँ हमें मिलता है, तो वहाँ पे डिजिटल रेवोल्यूशन को ज़रूरत है कि उन जो लास्ट एंड ऑफ द स्कूल्स हैं वहाँ तक हम उसको पहुँचाएं. जहाँ तक फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की बात है, अभी भी काफ़ी सेक्टर ये है जिनको कंप्यूटर लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है. तो सबसे पहले तो उनको कंप्यूटर लिटरेट बनाना है और फिर उनको ONDC जैसी स्कीम का फ़ायदा वो ले पाएंगे. वुमेन को यही नहीं पता है कि वो माइक्रो लेवल पे तो अपना काम कर लेती हैं, फिर उसके बाद जब उसको स्केल अप करना है तो वो स्केल अप करने में जो उसको सपोर्ट चाहिए तो कहीं कहीं उसका अवेयरनेस ही नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग ऑटोमेशन, इन्वेंट्री ऑटोमेशन और इनको जो स्टैचुरी कॉम्प्लाइंसेस, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑन टाइम आपका सबमिशन होना चाहिए, रिटर्न्स का होना चाहिए, इसमें जो स्मॉलर माइक्रो SMEs हैं उनके लिए अवेयरनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए. The manufacturing industry has to be decentralized, where people from all across India, from the smallest of the village, should be able to contribute directly to world-class products. And that's where the government can actually come into place, where these small manufacturing units can be actually developed, where MSME डिपार्टमेंट में जो डिजिटल मार्केट का है, जो पोर्टल है, जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, अगर हम उनकी भी आंकड़ों की बात करें तो लास्ट 2 इयर्स में जहां पर डे केवल 15 से और मैक्स टू मैक्स 75 तक लोग पोर्टल पे आते थे, वो आज रेशो 1500 से 2000 के बीच हो गया. If government come out with some scheme for the entrepreneur who are competing with the China market and wanted to involve in the export market, they can provide a land and the finance on a very subsidized rate. हम MSME जब भी एक लोन के लिए जाते हैं, कोई भी बैंकिंग लोन के लिए जाते हैं, तो किसी के पास में फंड्स नहीं होता, बिकॉज वी आर देयर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो. हमारे पास फंड्स नहीं होता. द बेसिक प्रॉब्लम बिहाइंड ऑल दीज फंड इज कि बैंक आस्क फॉर एन कोलेटरल. In order to cut down the cost of pharma, which is the essential need for each and everyone in the society, we need to set up more and more API plants. So I will request the government and the associations and all the MSME to set up more and more in industry related to the APIs. फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. ब्रेक के बाद हम आपको इस शहर के एक खास इंडस्ट्री लीडर से मिलवाएंगे. वेलकम बैक. जयपुर से आप देख रहे हैं आज SME एक्सप्रेस, और अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने विजन और पैशन के बलबूते पावर क्षेत्र में अपनी एक खास जगह बनाई है. आई एम हैप्पी टू वेलकम श्री IC अग्रवाल साहब, चेयरमैन जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर. आपका शुक्रिया SME एक्सप्रेस में हमें ज्वाइन करने के लिए. आपके सफ़र से निश्चित तौर पर SME सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे. अग्रवाल साहब, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे, यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर सर, और यू हैव कम अ लॉन्ग वे. हम देख रहे हैं आपका टर्नओवर जो है 3000 करोड़ प्लस है और करीब 10,000 एम्प्लॉयज़ आपके ग्रुप में हैं. आप थोड़ा पॉज करके सर जब पीछे देखते हैं, रिवाइंड का बटन जब प्रेस करते हैं, तो इस पूरे सफ़र में काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, लेकिन टॉप 3 लर्निंग्स क्या रही सर जो आप SMEs के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज जो बड़े हैं वो भी एक समय SMEs ही थे. एक ये सफ़र है, तो इफ़ यू कैन जस्ट काइंडली शेयर सर. मैं तो बहुत ही छोटे से बड़ा हूँ आगे,
तो ऐसे तो हमारा इंसेशनल बिजनेस जो है, मैं राजलदेसर का रहने वाला हूँ, चूरू ज़िले में है, राजस्थान का ही हूँ। तो लेकिन चूँकि हमारे यहाँ तो स्कूलिंग सिर्फ मैट्रिक तक ही थी, तो मैट्रिक करने के बाद मैं कलकत्ता गया पढ़ने के लिए और 4 साल वहाँ पढ़ा, वहाँ बीकॉम किया। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हमारी कॉलेज सुबह की थी, तो मैंने सर्विस भी की वहाँ पे। तो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में ही सर्विस की। सबसे फर्स्ट सर्विस जो मेरी 1966 की है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की ही है। टेलर एक कंपनी होती थी जो ये रेडियो टीवी बाद में बनाया उसने, जो है। तो वहाँ से बीकॉम करने के बाद वापस मैं गांव लौट आया, और चूँकि वहाँ अर्ली मैरिज हो जाती थी पहले के ज़माने में, तो मेरी 18 साल की उम्र में मैरिज हो गई। तो फिर वहीं इंसेशनल बिजनेस में मैंने 4 साल काम किया। उसके बाद मेरे यंगर ब्रदर वगैरह आ गए, तो ये हुआ कि भैया कितने जने इस इंसेशनल बिजनेस में लगेंगे, गले किराने और उसकी जो हमारी शॉप है उसमें। तो मैं बाहर निकला, और बाहर निकल के और जो है कोल बिजनेस स्टार्ट किया मुरादाबाद में 1973 में। जो है ये पर्सनल बिजनेस अगर कहा जाए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से मैंने शुरुआत की। सर, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, आज तो हम भी बात कर रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, उस समय तो बिजनेस करना ही अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग, कई चुनौतियाँ रहती थी। तो यही हम आपसे समझना चाहेंगे, ये सफ़र ने क्या सिखाया है आपको, जो आप शेयर करना चाहेंगे, ताकि नहीं, सफ़र में यही सिखाया कि सबसे पहले तो मैं उसमें फेल ही हुआ। देखिए, अगर मैं पूरे सफ़र की बात करूं तो मैंने हर 3 साल में कोई नया सेटअप किया है, कोई नई इंडस्ट्री लगाई है। एवरी आफ्टर इन 57 ईयर्स मैंने जो है हर 3 साल के अंदर कुछ न कुछ नया किया है। यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर जोर दें, न्यू इंडस्ट्री, इनोवेशन न्यू करें। प्रोडक्ट, न्यू इनोवेशन, हर 3 साल के बाद कुछ न कुछ नया किया है। लेकिन मैं साथ में ये भी कह दूं कि मैं 80% में फेल्योर हुआ हूँ। अगर मैं 80% 20% में जैसे मैं सक्सेस हुआ, और 80% में अगर सक्सेस हो जाता, तो ये 3000 का जो टर्नओवर है ये 30,000 करोड़ होता। तो ये इसको मैं एक्सटर्नल जगत मेरे को सक्सेसफुल इंटरव्यू मानता है, पर इंटरनली मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे वेंचर सक्सेस होते तो आज ये कहाँ होता। सर, हम ये देख रहे हैं, ये जो स्मार्ट मीटरिंग स्पेस है, इसमें जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, इसके आप पोटेंशियल को किस तरह से देखेंगे? अगर हम आज के दौर की बात करें, क्योंकि आजकल काफ़ी सस्टेनेबल पर काफ़ी फोकस है, तो इस पहलू को आप कैसे बताएंगे? नहीं, स्मार्ट मीटरिंग देखिए, ऐसे तो हम लोग स्मार्ट मीटर में पिछले 7 साल से हैं, और अभी इंडिया के अंदर जो ये समझिए कि प्रेजेंटली जो 60-70 लाख स्मार्ट मीटर चल रहे हैं, उनमें 60-70% जीनस के ही हैं जो है। लेकिन अब चूँकि RDSS की स्कीम गवर्नमेंट लाई है, और ये 35 करोड़ मीटर जो है वो पूरे कंट्री में बदले जाने हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि 5 या 7 साल के अंदर से कम में नहीं बदले जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट तो चाहती है कि 3 साल में सब कुछ हो जाए, पर जो सिस्टम्स हैं और जो एक गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, और उसमें 3 साल में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये स्मार्ट ग्रिड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जो पावर चेन जो है, उसकी एफिशिएंसी को बूस्ट करने, सभी के लिए ये हेल्पफुल रहता है? नहीं, हेल्पफुल तो देखिए बहुत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आज आपकी एक्यूरेट बिलिंग हो रही है, एक्यूरेसी से आपको खुद पता है कि मेरा पावर कंजम्पशन, आपके मोबाइल पे आपको पता चल रहा है कि भी मेरे घर में बत्ती, अगर आप घर का फ्लैट बंद है तब भी बत्ती जल रही है, तो आपको मोबाइल पे ही पता चल रहा है कि भी मेरे फ्लैट का AC ऑन रह गया, या मेरा कोई वहाँ पावर कंजम्पशन हो रहा है जबकि मेरा तो मकान बंद है, तो वो आपको वहीं पता चलता है। दूसरे यूटिलिटी को ये एडवांटेज है कि आज मान लीजिए रूरल में या कहीं पे या ऐसी जगह में मीटर ख़राब है, तो जो मीटर रीडर है वो 1-2 महीने बाद जाता है, फिर 2 महीने किसी स्किप कर गया नहीं, तो फिर 4 महीने बाद गया, और 4 महीने में मीटर मान लीजिए ख़राब पड़ा है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा, 4 महीने बाद पता चलेगा। आज ऐसी स्थिति कि हर मिनट पे ये पता चल जाता है कि ये नंबर का मीटर यहाँ है और ये ख़राब हो गया, क्योंकि अभी ये जो डाटा बेस जो है वो सब हर चीज़ एक डाटा पे आ गई, और हर चीज़ क्लाउड पे आ गई। तो डाटा पे और क्लाउड पे होने से क्या है, एवरी मिनट यू कैन वॉच एवरीथिंग। तो ये हम डोमेस्टिक मार्केट पर आपसे व्यू ले रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर आपका क्या नज़रिया है, खासकर जब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है?
नहीं, अल्टीमेटली जो हमारे सेगमेंट का सवाल है वर्ल्ड वाइड यही होने वाला है। अभी जो है हम इंडिया में देखा जाए तो हम मीटरिंग इंडस्ट्री में, स्मार्ट मीटर में अनेक देशों से आगे हैं। अनेक क्या, 90%, 5% देशों से आगे हैं। एक दो कंट्री को अगर हम छोड़ दें तो हम हेड करें। दूसरे के टेक्नोलॉजी वाइज वी आर वेरी एडवांस, R&D वाइज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इन आवर सेगमेंट, इन R&D वाइज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सर, हम जैसे अभी आप शुरुआत में बता रहे थे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हर 3 साल में आप नई इंडस्ट्रीज़ की तरफ आप फोकस करते रहे, नए सेगमेंट्स की तरफ। हम ये देख रहे हैं जैसे आपके ऑलमोस्ट 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं। स्मॉल बिजनेसेस कहते हैं हमें तो टैलेंट को अट्रैक्ट करना फिर रिटेन करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारा प्लेटफॉर्म एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह होता है। आप ह्यूमन रिसोर्सेज पर ऐसी क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं और जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे आज टैलेंट को रिटेन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारा एक ही मेरा शुरू से ही सोचना है कि आप जो मैंने बचपन में अपनी एंसेस्ट्रल शॉप से सीखा कि आप ये जाने कि आपके काम के प्रति आपके आदमी को दर्द है क्या। एक दर्द शब्द है कि अगर उसको ये दर्द है कि ये काम मेरा है तो ये समझ लीजिए कि वो टैलेंट आपका है। और उसको दर्द नहीं है कि वो समझता है कि ये मैं तो एम्प्लॉय हूँ, कंपनी मेरी नहीं है, मेरे को दर्द नहीं है, तो वो टैलेंट आपका नहीं है, वो टैलेंट आपका जाएगा। तो ये पैदा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको उनके साथ मेल जोल बढ़ाना पड़ता है, आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होता है, अच्छे उनके साथ दुख सुख में शेयर करना होता है। जैसे हमारी कंपनी बहुत सारे ऐसे काम करती है, साल में एक इवेंट करती है, सबसे मिलते हैं, सबको स्पोर्ट्स कराते हैं, सबको उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनके दुख सुख में कभी कोई काम आते हैं तो काम आते हैं, उनके कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो उसको हम टेक केयर करते हैं। बहुत खूब सर, आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। IC अग्रवाल साहब, आपका धन्यवाद SME एक्सप्रेस का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सर। हमारी ओर से आपको आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। तो SME एक्सप्रेस के जयपुर एडिशन से अभी के लिए इतना ही, और आप सबका भी शुक्रिया। SME एक्सप्रेस का सफ़र जारी रहेगा। अगले राउंड में हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।